ये मानिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज पहला लेक्चर है आपका इन्वायरमेंट का। और जो फर्स्ट लेक्चर है उसकी आउटलाइन ये है कि आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो व्हाट इज एनवायरनमेंट, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंटल pollutant and what are the kinds of environmental pollution and what are the challenges for the environmental pollution। तो ये मैं आपको बेसिक चीजें करवाऊंगी जो आप पहले करके आ चुके हो, बट ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है, अदरवाइज तो मैं स्किप कर देती। बेसिक है बट फिर भी आपको पढ़ना है। इसमें आपके लेवल का जो है वो चैलेंजेस होंगे, उन चैलेंजेस में मैं आपको कुछ केस स्टडी दूंगी, वो आप करके लाना। चलो अब शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इन्वायरमेंट शब्द से। जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो कहाँ से डराइव हुआ है? ऐसा तो है नहीं कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो ऐसे ही कहीं से आ गया हो। तो इसका जो ओरिजिन होता है इन्वायरमेंट का शब्द का, ये एक फ्रेंच वर्ड से मिलकर के बना है। फ्रेंच वर्ड है एनवायरोनर, जिसका मतलब होता है टू इनसर्कल और सराउंड। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कि, या ये कहूँ एक जनरल सेंस में कि ये एक तरीके से सम है टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंसेस जो भी आपके चारों तरफ है, ठीक है, आपकी लाइफ को जो भी इफेक्ट कर रहा है वो सारा का सारा इन्वायरमेंट है। यानी कि जो भी आपके सराउंडिंग में है, कोई भी चीज आपके सराउंडिंग में है, लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, जो कि इफेक्ट करती है आपको, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एवरीथिंग, इसमें सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, उसको हम कहेंगे इन्वायरमेंट। उसके बाद इन्वायरमेंट की लीगल डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2A ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये वाला जो एक्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, और आपको ना इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो इन्वायरमेंट को 1986 के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइन किया गया है, जिसमें इन्वायरमेंट की परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है? कि ये एक्ट कहता है कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड। मतलब इन्वायरमेंट में वाटर भी आ जाता है, एयर भी आ जाती है और लैंड भी आ जाता है। इट मीन्स कि ये एक तरीके से इंटर रिलेशनशिप है between these three things: water, air and land, and human beings and other living creatures, plants and property। मतलब अगर सीधी भाषा में बात करो तो जो भी गैसेस हैं, लैंड है, ह्यूमन बीइंग्स है, अदर लिविंग क्रिएचर्स हैं, या प्लांट्स है या प्रॉपर्टी है, उन सब का इंटर रिलेशनशिप होता है। ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन में कहा गया है सेक्शन 2A में, इसमें इसको डिफाइन किया गया, लीगल डेफिनेशन वहां है। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट होते कितने तरीके के हैं? तो बेसिकली दो तरीके का इन्वायरमेंट होता है। एक तो होता है आपका मैन मेड इन्वायरमेंट और दूसरा होता है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट में आपका क्या आ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे आपका, या बिल्डिंग्स हो गई, कोई भी कल्चरल हेरिटेज हो गई, ये सब। अच्छा, अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल लॉ में ना मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। कौन से केस में कहा गया है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। ठीक है। चलो, अच्छा, इन्वायरमेंट में मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। अच्छा चलो, केस छोड़ दो। क्यों प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है मॉन्यूमेंट्स को? ये हमारी हिस्ट्री है, दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। हाँ, हिस्ट्री है, लेकिन वो बिगड़ भी किस लिए रहा है? टेकिंग केयर ऑफ इट। अच्छा, एसिड रेन की वजह से मैम, एसिड रेन ताजमहल का। हाँ जी, हाँ जी, एनवायरमेंट चेंजेस की वजह से। हाँ, एनवायरमेंट चेंजेस, और बिल्कुल सही कहा आपने, एसिड की वजह से। और एक्चुअली क्या था ना, ताज स्ट्रैपजियम केस में आया था। मैं बीच बीच में ना आपको केस लॉ बताती चलूंगी, आप चाहे तो अगर आप घर पे हैं ना तो कॉपी पेन लेके नोट कर ले। बाकी नोट्स तो मैं आपको भेजूंगी, पर खुद से थोड़ा सा आप अगर लिख ज्यादा बेटर रहेगा।
देखो ताज ट्रेपजियम केस जो है इस चीज से रिलेटेड है, मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन से रिलेटेड। इस केस में क्या हुआ था कि ताजमहल के आसपास ना इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया गया था। अब होता क्या था, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल एरिया बना था, उन इंडस्ट्रीज के कारण ताजमहल का जो पत्थर था, मार्बल था, वो थोड़ा येलोइश टोन में जाने लगा था। तो अब ताजमहल जो है वो हमारी धरोहर है, हेरिटेज है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसके आसपास इंडस्ट्रीज आप हटाइए, ताजमहल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसकी ब्यूटी ही उसकी वाइटनेस में है। इसलिए यहाँ पे ताज ट्रेपजियम केस डाला है। उसके बाद दूसरा तरीका जो होता है, दूसरे तरीके का होता है, वो होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में दो चीजें आ जाती हैं आपकी। एक तो होते हैं, मतलब दो कंपोनेंट बेसिकली इसके अंदर आते हैं, या मैं कहूँ दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स। जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स हैं किसी भी इकोसिस्टम में, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होती है बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। बायोटिक कंपोनेंट में आपके तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, या मैं कहूँ कि तीन चीजों को इंक्लूड किया जाता है: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सनलाइट लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सन, या थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करते हैं, प्लांट्स और एल्गी जो होते हैं ये अपना खाना लेते हैं सनलाइट से, और उसके बाद ये एक बेस बनाते हैं इकोसिस्टम के लिए, ताकि फूड और एनर्जी जो है वो सारे लिविंग थिंग्स में प्रोवाइड हो जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है, या दूसरे जो कंपोनेंट है वो आते हैं कंज्यूमर। एक तरीके से आपने ना पहले स्कूल में या कॉलेज में एक फूड चेन पढ़ी होगी, पढ़ी थी ना, पढ़िए की पढ़िए चेन। हाँ, ये वही वाले फूड चेन है कि सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, देन आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्लांट को डायरेक्टली जो खाते हैं वो ऑर्गेनिज्म हो गए, यानी उनसे वो अपनी डायरेक्ट एनर्जी लेते हैं। इसमें भी आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो कि बेसिकली शाकाहारी होते हैं, फॉर एग्जांपल डियर। देन आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं जो कि हेर्बिवोरस को खाते हैं, जैसे कि आपका वोल्स हो गए, है ना, और आपका शेर हो गया। फिर आते हैं सॉरी, टाइगर आपका टर्शरी कंज्यूमर में आएगा। टर्शरी कंज्यूमर में वो इनको खाता है। सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको, और प्राइमरी कंज्यूमर्स को जैसे कि डियर हो गया, इन सबको खाता है। तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है टर्शरी कंज्यूमर्स। फिर आते हैं आपके डीकम्पोजर। डीकम्पोजर होते हैं जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया। हाँ जी, मैडम किसी का ठीक है। हाँ, तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये कौन से होते हैं, दीज आर द बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये उनको ब्रेक डाउन करते हैं और वापस से सोइल में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स के थ्रू यूज किए जाते हैं। इसको जैसे हम कहते हैं ना कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो ये उन सबको मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये वो काम करते हैं। तो ये हो गए हमारे लिविंग कंपोनेंट्स। क्लियर है इतना? हेलो, क्लियर मैडम। ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिनको हम कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं, अच्छा हाँ, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट में हमारा आता है एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर, वाटर या टेम्परेचर भी हम इसमें कई बार इंक्लूड कर देते हैं, बिकॉज टेम्परेचर इज अ मेजर फैक्टर जो कि डिटरमाइन करता है कि स्पीशीज कहाँ रहेंगी। जैसे कि आपका फ्रॉग्स हो गए या कुछ फिश हो गई, वो केवल एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल। यूरीथर्मल उसको कहा जाता है। प्लीज काइंडली म्यूट योरसेल्फ, ठीक है।
तो और इसके अलावा जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि केवल एक कम टेम्परेचर पे ही सरवाइव करते हैं, इनको हम स्टेनोथर्मल बोलते हैं, जैसे पोलर बियर। मतलब टेम्परेचर जो होता है दो पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइड हो गया। कुछ ऐसे हो गए जो थोड़ा मतलब कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सरवाइव करेंगे, यानी कि पानी में सरवाइव करेंगे, फ्रॉग हो गए, फिश हो गए, इस तरीके के। और कुछ ऐसे होंगे स्पीशीज जो कि एक बहुत ही कम टेम्परेचर पे सरवाइव कर पाएंगे, जैसे कि बियर, इनको बोलते हैं हम स्टेनोथर्मल, और पानी वाले को बोलते हैं हम यूरीथर्मल। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट आता है वाटर। वाटर, हम सबको पता है कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। तो बिना पानी के किसी की भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि टॉलरेट कर सकती हैं, बट वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकती। बट मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऐसी हैं जो कि विदाउट वाटर नहीं रह सकती हैं। तो पानी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट आता है लाइट। लाइट क्यों है? बिकॉज लाइट इज अ क्रिटिकल एनर्जी सोर्स, ठीक है, स्पेशली फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स को अगर लाइट नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसीजर होती है वो कैसे वो कर पाएंगे, है ना। अगर वो नहीं हो पाएगा तो हम जैसे जिंदा कैसे रह पाएंगे? अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो मोस्टली जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब प्रोड्यूसर ही खत्म हो गया तो फिर आगे जो कंज्यूमर है वो कैसे रहेंगे? वो नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो लाइट है इट इज ऑल्सो अ क्रूशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद आती है सॉइल। सॉइल भी सॉइल की भी जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है वो क्लाइमेट और अदर प्रोसेस के ऊपर होती है। और सॉइल का जो टाइप है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, बहुत तरीके की मिट्टी होती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, है ना, बलुआ मिट्टी हो गई। तो ये जो टाइप्स ऑफ सॉइल हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि विच प्लांट्स कैन ग्रो देयर, कि कौन सा प्लांट वहां पैदा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ नॉन एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एनवायरमेंट में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया जी? बेसिक है। यशवीर जी आपने शायद हैंड रेज किया है, बताइए कुछ नहीं समझ आया तो। नहीं मैडम, अभी हो गया है इशू रिजॉल्व। अच्छा थोड़ा अच्छा मेरा फर्स्ट वाला क्लास मिस हो गया था, थोड़ा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसे अच्छा, रिकवर कर लूंगा। नहीं नहीं कोई नहीं, ठीक है, मैं बाद में ना लास्ट में ब्रीफ कर दूंगी। फर्स्ट वाली क्लास में मैंने कुछ नहीं कराया था, फॉर योर इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वाली क्लास जो थी वो केवल एक बेसिक थी, जिसमें कि मैंने सिर्फ सिलेबस कवर किया था और एक बेसिक आइडिया दिया था कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, दैट्स इट। आज मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ, तो डोंट वरी यू हैव मिस्ड एनीथिंग। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हमारा आता पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं या कितनी स्फेयर्स होती हैं एनवायरमेंट की? अरे यार बड़ा लेट लेट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो एक तो होती है हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, और आपका नेक्स्ट चलो पहले पढ़ते हैं हम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? देखो एटमॉस्फेयर जो होता है ये एक लेयर ऑफ गैसेस होती हैं जो कि प्लेनेट के अराउंड रहती हैं, यानी कि प्लेनेट के सराउंडिंग में होती हैं। ये जो होती है, ये गैसेस जो होती है, ये एयर जो होती है, ये वो होती है जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, और सन की जो हार्मफुल रेडिएशन होती है उससे ये हमें बचाती है। यानी एटमॉस्फेयर की जो सेवरल लेयर्स हैं या गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में भी एक्चुअली कई सारी लेयर्स आती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर हो गई। तो ये सब क्या करती है, ये ना ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करती हैं, और जो सन की जो बहुत ही यूवी रेज आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि जहां पे गैसेस रहती हैं, है ना, प्लेनेट को जहां पूरे तरीके से जिन गैसेस ने घेर के रखा हुआ है जहां पे, उस स्फेयर को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। दूसरा आता है हमारा
एटमॉस्फेयर के बाद में हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जो होता है ये वो एरिया होता है वेयर द ऑल द वाटर ऑन द अर्थ रिमेन्स, जहां पे पूरी पृथ्वी का पानी जहां पे रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर कंटेंट जहां पे पाया जाएगा उसको हाइड्रोस्फेयर बोलेंगे। और ये जो है ये क्लाइमेट की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करते हैं, और ये ग्लोबली इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसको कंट्रोल करके ओशियंस की इसको चारों तरफ ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी की वजह से अल नीनो और ला नीनो वाले जो इफेक्ट है वो इसी का कारण आते हैं, हाइड्रोस्फेयर की वजह से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्फेयर आता है वो आता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो होती है ये अर्थ की आउटर सॉलिड लेयर होती है, जिसमें आपका आता है लैंड, रॉक्स और सॉइल, मतलब पृथ्वी, चट्टाने और मिट्टी, ये सब आ जाती है। दिस इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर का जो मेन काम होता है वो एक तरीके से लिथोस्फेयर की वजह से मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं। जो भी इसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? जमीन से ही तो लेते हैं। सॉइल की ना एक थिन लेयर होती है लिथोस्फेयर सरफेस पे, उसके अंदर, जमीन के अंदर से हम ये सारी चीजें लेते हैं, तो वो लिथोस्फेयर वाली लेवल से लेते हैं। नेक्स्ट आता है लिथोस्फेयर के बाद बायोस्फेयर। बायोस्फेयर जो है ये इन्वायरमेंट का वो पार्ट है जिसमें कि पृथ्वी की सारी लाइफ्स इंक्लूडेड होती हैं। यानी कि द बायोस्फेयर एक्सटेंड्स इनटू द पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर्स, लिथोस्फेयर, या वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, मतलब जहां तक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां जहां एग्जिस्ट करते हैं वो सब बायोस्फेयर के अंदर इंक्लूड होता है। इवन दो जो डीपेस्ट लेवल होता है ओशियन का, जहां तक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वहां तक की लेयर ये कवर करता है बायोस्फेयर। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रायोस्फेयर। क्रायोस्फेयर जो होता है ये वो पार्ट होता है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ की पार्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट का। इसके अंदर इंक्लूड होता है अर्थ का फ्रोजन वाटर, जैसे कि आपके ग्लेशियर्स हो गए, है ना, आइस शीट्स हो गई, स्नो हो गई, या जो भी फ्रोजन ग्राउंड्स हैं वो हो गए। तो ये सब आता है क्रायोस्फेयर में। इसलिए जो क्रायोस्फेयर है इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग द ग्लोबल क्लाइमेट। आपने देखा होगा ना, सुनते भी हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, हीट बढ़ रही है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा क्रायोस्फेयर। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। क्लियर? समझ में आ गया जी? ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। ये तो वैसे आपने सब पढ़ रखा है, तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं समझने वाली बात, मुश्किल नहीं है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी। चलिए, उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जनरली एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस इस तरीके से प्रेजेंट है कि एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। अब क्योंकि अब देखो इसमें लीगल पॉइंट क्या आता है, ये तो हम जनरली पढ़ते हैं, ये एक सेकंड या थर्ड क्लास का बच्चा भी पढ़ता है, बट लीगल पॉइंट ये है कि जो पॉल्यूशन है ना वो केवल डर्ट नहीं है, बल्कि एक तरीके से लीगल रॉन्ग है। और इसको कंट्रोल करने के लिए ही हमने कई सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, जैसे एयर एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट हो गया। तो ये सब इसको कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2B पॉल्यूटेंट को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट means any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to the environment. It focuses on the harmful concentration of materials. मतलब इस डेफिनेशन को ना 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, फिजिकल स्टेट, कॉन्सेंट्रेशन और उसका इम्पैक्ट। फिजिकल स्टेट क्या होगी कि जो सब्सटेंस है वो सॉलिड भी हो सकता
सकता है, इट कैन बी लिक्विड और गैसियस, इट कैन बी इन एनी फॉर्म। कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन में होना चाहिए कि विच इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, मतलब इतना सांद्र होना चाहिए कि एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाए। इम्पैक्ट क्या आना चाहिए कि उससे एनवायरमेंट को इंजरी हो रही है, उस पॉल्यूटेंट की वजह से डेथ हो रही है या थ्रेट कर रहा है एनवायरमेंट को, तो हम उसको एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में रखेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी, आप अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स को ना क्लासिफाई किस तरीके से किया गया है, तो दो कैटेगरी में मेनली इनको क्लासिफाई किया गया है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट को। एक है आपकी क्वांटिटेटिव, यानी बाय नेचर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव में आपका क्या आता है, मतलब जो सब्सटेंस है वो ऑलरेडी नेचर में है बट वो हार्मफुल है एक्सेस में होने की वजह से, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये पहले से ही प्रेजेंट थी। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई एनवायरमेंट में, दैट्स व्हाई इट कॉजेस इंजरी या एक्चुअली इट कॉजेस हार्म टू द लिविंग बीइंग्स, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है हार्म पहुंचाएगी, है ना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। दूसरी होती है क्वालिटेटिव वो होते हैं पॉल्यूटेंट्स जो कि मैन मेड सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि नेचर में नहीं पाए जाते। क्वांटिटेटिव तो नेचर में पाए जाते हैं बट क्वालिटेटिव नहीं पाए जाते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, या जो भी अदर सब्सटेंस है, आर्टिफिशियल जो चीजें हैं वो इन्वायरमेंट में नहीं पाई जाती थी। पॉलीथीन हो गई, है ना, तो ये इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं थी, बट राइट नाउ दीज आर द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। और ये ऐसा सब्सटेंस है विच कॉजेज हार्म टू द लिविंग बीइंग्स। किसी का माइक आई थिंक ऑन है। सुरेंद्र वर्मा जी, आप ही का माइक ऑन हो जाता है बार बार, प्लीज आप म्यूट करिए। वेरी गुड, क्योंकि ऐसा है ना, एक्चुअली माइक ऑन हो जाता है तो थोड़ा सा वॉइस क्लैरिटी नहीं रह पाती, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। फिर आता है बाय डिग्रेडेबिलिटी। ये यहाँ पे भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है जैसे डोमेस्टिक सीवेज हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, ये इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, जमीन में आराम से डिग्रेडेशन इनका हो जाता है। नॉन डिग्रेडेबल जो होते हैं ये हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, प्लास्टिक हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, पॉलीथीन हो गई, सैनिटरी पैड्स हो गए, ये सब क्या है, ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इवन जो बच्चों के डायपर होते हैं, एक स्टडी आई थी कि वो जो डायपर है ना, वो एनवायरमेंट में 100 साल तक रहने की क्षमता रखते हैं। सोचो, एक डायपर इतने साल तक रह सकता है, वो इजीली डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इसलिए अब ऑर्गेनिक डायपर्स का एक नया कॉन्सेप्ट आया। पुराने टाइम में तो छोटे छोटे मतलब कच्छे बना दिए जाते थे बच्चों के, तो उस टाइम पे तो इतना नहीं था, बट अभी क्योंकि डायपर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसलिए जो डायपर्स भी हैं वो भी ऑर्गेनिक मैटर के बनाए जाने लगे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर? ओके मैम, ठीक है। अरे थोड़ा आप भी कुछ बोलते रहा करो ताकि मुझे लगे कि हाँ क्लास में कोई ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ आपकी प्रोफाइल से ही बात कर रही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम होती है कि ना तो मैं आपके एक्सप्रेशंस देख पाती हूँ ना आप मेरे देख पाते हो, बस ऐसे ही काम चल जाता है ना। चलिए जी, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं? बहुत तरीके के होते हैं, सबको पता है। आप बताइए कौन कौन से होते हैं पॉल्यूशन? मैं नहीं बताऊंगी, मैं बहुत देर बोल रही, बताओ। अरे पीपीटी है सामने, बता दो। एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया आपका, ये तो दो मेन ही है। बाकी नॉइज पोल्यूशन हो गया, तीन हो गए मैडम। 3 हो गए, बाकी 3 और दूसरे बताइए आप लोग। आपको आई थिंक स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है क्या? हो रही है मैम। हो रही है तो इसी में देख के बता दो।
मैडम एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, आपका, और जो हाँ, थर्मल पोल्यूशन हो गया, रेडिएशन वाला हो गया मैडम, जो आपका बस यशवीर जी, अब आप रहने दीजिए, बाकी और कोई बोलिए, क्योंकि पता है क्या, क्लास में ना टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो लगेगा कि हाँ क्लास किया, अदरवाइज तो आप कहीं से भी यूट्यूब पे निकालो और लेक्चर सुनो और बस छुट्टी करो, फिर तो क्लास करने का फायदा ही नहीं रहा ना, अगर इंटरेक्ट। ठीक है, कर सकते हैं हम अभी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, सिलेबस पूरा करना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पे हम आते हैं। एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, लाइट पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ द वेरियस पॉल्यूशन। तो ये जो पॉल्यूशन है, ये हमें बेसिक पढ़ना इसलिए है क्योंकि एग्जाम में ना आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, और जब हमें रिकॉल नहीं हो पाता है उस समय पे, अगर हमने नहीं पढ़ा होता है ना, तो हमें उस टाइम पे याद नहीं आता है, एक दो पॉल्यूशन के नाम याद आएंगे एंड बस दैट्स इट, फिर आगे का अपना हो गया काम, फिर नहीं हम कर पाते हैं। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? हार्मफुल गैसेस एंड जब एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगे एट दैट कॉन्सेंट्रेशन दैट विच में कॉज हार्म टू द लिविंग बीइंग्स, तो वो एयर पॉल्यूशन कहलाएंगे। अब वो हार्मफुल गैसेस आती कहाँ से हैं, ये आप मुझे बताएं, कहाँ से आती है? मैडम फैक्ट्रीज। हाँ जी, ठीक है, फैक्ट्रीज, वेरी गुड। व्हीकुलर एनीवन एल्स? पोल्यूशन मैम। हाँ जी, व्हीकल पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर बर्निंग ऑफ जैसे फॉसिल फॉरेस्ट, फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल, हाँ फॉरेस्ट में आग लग जाती है। हाँ जी, खेत में वो पुरानी जलाते हैं। हाँ उससे भी होता है एट सम एक्सटेंट, है ना। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, जैसे व्हीकल्स हो गए, फैक्ट्री हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, उनसे भी पॉल्यूशन रिलीज होता है। और आप जैसे वो जहाँ पे ईंट बनाई जाती है ना, भट्टा चलता है ईंट का, उससे भी पॉल्यूशन होता है, यानी कि बेसिकली इंडस्ट्रीज से भी एयर पॉल्यूशन कोज होता है। तो इसमें ये पॉल्यूशन होता कैसे है? एक्चुअली इनमें ना कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया, ये सब होते हैं। अब ये क्या करते हैं? दे कोज एसिड रेन करते हैं। ठीक है, अब उसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। अब जो भी व्हीकल्स चलते हैं मोस्टली, हालांकि अब तो 10 ईयर्स और 15 ईयर्स की लिमिट रख दी है व्हीकल्स के लिए, कि उसके बाद फिर वो रोड पे नहीं चलेंगे, लेकिन उनसे ना, हाँ एक और चीज होती है, कंबशन ऑफ फोसिल फ्यूल्स। अगर हम कोयला जलाते हैं तो उससे क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो भी एयर पॉल्यूशन कोज करती है। WHO की ये रिपोर्ट आई है कि 10 में से 9 लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। अब आप देखिए, एयर क्वालिटी जो है वो डे बाय डे डिग्रेड होती जा रही है, हो रही है ना। आप लोग दिल्ली से हो, आप दिल्ली में देखो AQI कितना पहुंच जाता है ना, जबकि आइडियली जो AQI का लेवल है वो 50 तक रहना चाहिए। 50 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 6 7 8 बस इतना हो, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की एयर मानी जाती है। पर दिल्ली में देखो 750 तक पहुंच रहा है ना। तो ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि वहाँ इंडस्ट्रीज बहुत हैं, पॉल्यूशन को मैनेज करने के लिए जो प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए वो सब नहीं लिए जा रहे हैं, इसलिए जो एयर क्वालिटी है वो डे बाय डे डिग्रेड हो रही है। अग्री कि नहीं? सही कह रही हूँ? हेलो, यस मैडम। सही कह रही हूँ, ठीक है जी, चलो। उसके बाद हम आते हैं वाटर पॉल्यूशन पे। अच्छा, ये वाले जो पॉल्यूशन है ना, अभी तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करा रही हूँ, बट इनको ना, जो इम्पोर्टेंट पॉल्यूशन है जहां से क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का, उसको मैं आपको थोड़ा बाद में डिटेल में कराऊंगी। लेकिन अभी हम अपना फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन किसको कहेंगे? वाटर पॉल्यूशन कंटामिनेट होता है। क्यों कंटामिनेट होता है बताइए? इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज। बिल्कुल, हाँ, अनट्रीटेड सीवेज हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया जी, और
टीचिंग ऑफ मैडम सॉयल, स्लॉटर हाउस, हाँ जी, स्लॉटर हाउस, टेनरीज, हाँ हाँ, टेनरीज, सही बात है। और एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, उनकी वजह से भी तो वाटर पॉल्यूट होता है ना, क्योंकि क्या जी जी जी, होता है ना, जो एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, अल्टीमेटली वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करके और अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, हाँ जी बिल्कुल, उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। अनट्रीटेड सीवेज हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो गए, और हमारी तो आदत ही ये है कि कुछ भी हो सारी चीजें नदियों में बहा दो, पानी में बहा दो कि ले जाएगा। नदियों की भी हिम्मत नहीं रही है कि वो इतना कूड़ा कचरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 80% जो ग्लोबली वेस्ट वाटर है वो विदाउट ट्रीटमेंट के डिस्चार्ज कर दिया जाता है, मतलब अनफिल्टर्ड वाटर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर रिजर्वेयर्स के अंदर, जिसकी वजह से इतना ज्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है। अच्छा, वाटर पॉल्यूशन होता है तो इसकी वजह से हमारी जो मरीन लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। मरीन लाइफ उससे बिल्कुल, मतलब बहुत सारे जो मरीन स्पीशीज होती हैं वो मर जाती हैं, और जिसकी वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी अनसेफ हो जाता है, क्योंकि इतनी मात्रा में अगर पॉल्यूटेंट पानी के अंदर होंगे तो सीधी सी बात है डेथ होनी नेचुरल है। अच्छा, इस पे ना मुझे अभी एक केस याद आया था। रिसेंटली एक फैमिली थी इंदौर से, अभी की बात है, मैंने न्यूज में पढ़ा था अराउंड 15 और 20 डेज अगो। उसमें क्या हुआ था कि एक फैमिली थी इंदौर की, घूमने गए इंदौर में, हाँ शायद इंदौर घूमने गए थे, आई डोंट नो। तो वहां क्या हुआ, छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उस फैमिली को 15 साल बाद बेबी गिफ्ट में मिला, और उन्होंने ना उसको दूध पिलाया। दूध था जो वो नहीं आता, अरे जो आई मीन जो आर्टिफिशियल मिल्क जो होता है, जो बच्चों के लिए होता है, नेस्ले वगैरह का, वो दूध पिलाया। और जो पानी था ना वो बॉयल करने के बाद भी कंटामिनेट हो गया, पता नहीं कैसे, क्योंकि इंदौर का पानी इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि बॉयल करने के बावजूद भी उसमें कुछ जर्म्स रह गए, जिसकी वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। तो वाटर पॉल्यूशन के कारण सोचो कितनी डेथ होती है और कितनी सारी डिजीजेस लोगों को लगती है। स्किन डिजीज वाटर पॉल्यूशन के कारण होती हैं, हैजा, टाइफाइड, ये सब वाटर पॉल्यूशन के कारण ही तो होता है कि हम अगर गंदा पानी पी लेते हैं तो ये सारी डिजीजेस हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन आज के समय में बहुत ही मेजर कंसर्न है। अब क्यों कंसर्न है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है ना, ओवर 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एवरी ईयर, हर साल इतना प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट करता है पूरा वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें से जो ज्यादातर प्लास्टिक होता है वो ओशियंस में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ये प्लास्टिक है ना, ये बहुत ही टाइनी पीसेस में ब्रेक हो जाता है, जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। और ये माइक्रो प्लास्टिक कहाँ जाएगा, एयर में जाएगा, क्योंकि जब पानी इवेपोरेट होता है तो कहाँ जाता है, एयर में, पानी में जाएगा। इवन तो हमारे फूड में भी आता है। अभी एक स्टडी हुई थी कुछ दिनों पहले, मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो माइक्रो प्लास्टिक है ना वो हर जगह घुस चुका है। इवन दो जो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक के कुछ नैनो पार्टिकल्स पाए गए हैं। तो सोचिए कितनी मात्रा में प्लास्टिक हमारे अंदर गया है, क्योंकि हमारे घर में बॉटल प्लास्टिक्स की होती हैं, हम पॉलीथीन यूज करते हैं मोस्टली, जो कंटेनर्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। और स्पेशली अगर हीट कर दिया जाए कुछ ऐसा है ना, प्लास्टिक में गर्म खाना रख दो तो उसमें भी कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो चले जाता है। हालांकि अब तो बीपीए फ्री प्लास्टिक आने लगा है, बट फिर भी जो नॉर्मल फैमिलीज है
जिनको नहीं पता है वो अभी भी सस्ते के चक्कर में वो 10-10 रुपए वाले डब्बे उठा लेते हैं और फिर वो पूरा प्लास्टिक हमारे अंदर जाता है। इवन दो घरों में कई बारी प्लास्टिक की बॉटल्स यूज होती हैं फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, है ना, फ्रिज में रख देते थे पहले, अभी तो खैर कम हो गया है, बट पहले बहुत यूज होती थी कि प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती थी उन्हीं को फ्रिज में पानी भर के रख देते थे। वो पानी के थ्रू भी जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो शरीर के अंदर जाते थे। तो इस तरीके से जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो भी क्या करता है, डिजीज क्रिएट करता है ना। डिजीज भी कई तरीके की, जो बेसिकली जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो कैंसर है। कैंसर जैसी डिजीज कॉज हो जाती है प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से। क्लियर जी मैडम। है ना। अच्छा, फिर आता है हमारा सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल का तो सबको ही पता है कि मिट्टी का तो बुरा हाल है ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, ड्यू टू पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा जो हमारे घरों से जो सीवेज निकलता है, हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, सोप्स यूज करते हैं, वो सब क्या होता है, वो सारा का सारा जा करके कहीं ना कहीं सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है। दैट्स वाई सॉइल जो है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल पॉल्यूट हो जाती है। उसके बाद लाइट पोल्यूशन, ये भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा लाइट अगर होगी तो वो भी लाइट पोल्यूशन क्रिएट करती है। नॉइज पोल्यूशन सबसे बड़ा कंसर्न है। नॉइज पोल्यूशन कैसे क्रिएट होता है, लाउड स्पीकर्स हो गए, आपके जेट हो गए, ट्रेन्स हो गई, तो ये भी एक पर्टिकुलर डेसिबल तक ही कोई इंसान उसको बियर कर सकता है ना। आई थिंक 60 डेसिबल तक बियर किया जा सकता है, 60 to 80, फिर उसके बाद तो बहरा ही हो जाएगा। ठीक है। थर्मल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी एक्सरेज मशीन्स हो गई, और जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हो गए। इसके अलावा जो हम टेस्ट करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, उनसे जो अनट्रीटेड सीवेज निकलता है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इसके अलावा जो टेस्टिंग होती है ना, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब करके इन्वायरमेंट का सत्यानाश करते हैं। बताइए, यहां तक सब क्लियर है या और ज्यादा बोलूं? नहीं मैडम, क्लियर। क्लियर है, चलिए ठीक है। फिर रीजंस ऑफ पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये सबको पता है। अर्बनाइजेशन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, है ना, टेक्नोलॉजी गैप हो गया। ठीक है। और ये सब जो होते हैं ये हमारे रीजंस हैं या कॉजेज हैं पॉल्यूशन के। लेकिन लीगल कारण पता है क्या है पॉल्यूशन का? लीगल कारण है कि कमांड एंड कंट्रोल का फेलियर है। जो मैकेनिज्म है, जो लॉ का एक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए था टू स्टॉप द पॉल्यूशन, वो नहीं हो पाया। उसमें जो लॉ है वो टोटली फेल हो गया है। वैसे तो अब आप खुद सोचिए, हमारे यहाँ पे इतने सारे एक्ट्स हैं, है ना, रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट हो गया, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट एक्ट हो गया। इतने सारे एक्ट होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पॉल्यूशन इतना क्यों बढ़ रहा है? बताइए। एनफोर्समेंट सही नहीं है मैडम, एनफोर्समेंट एजेंसीज वीक हैं। हाँ बिल्कुल, एनफोर्समेंट सही नहीं है। अगर एनफोर्समेंट सही हो तो फिर इतना पोल्यूशन होने का कोई रीजन ही नहीं बनता है। इतना पोल्यूशन हो सकता था, आप खुद सोचिए, अब से 4-5 साल पहले दिल्ली में और चाइना का जो बीजिंग सिटी है, उन दोनों का सेम हाल था रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन। वहां की भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब थी और दिल्ली की भी थी। उन्होंने साफ कर लिया, हमारा डे बाय डे बदतर होता जा रहा है ना। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हम सही से लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम फेल हो गए हैं। जो भी एक्ट थे, जो भी लॉज थे, उनको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करने में, इसलिए नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आपका जो और, हाँ, फिर आता है मेजर चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस हैं इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है उसके सामने? तो सबसे पहले तो पॉल्यूशन ही एक मेजर कारण हो गया, एयर, वाटर, प्लास्टिक। अच्छा, प्लास्टिक का तो एक बड़ा दिक्कत है।
प्लास्टिक बैन है ना, जो पॉलिथीन्स होती हैं मोस्टली कंट्रीज में बैन है, पर फिर भी सब जगह मिलती है। इवन तो सब्जी वाले के पास अभी भी प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं। तो अगेन यहाँ पे फेलियर किसका है? लॉ तो है कि आप जो पॉलिथीन है वो नहीं यूज करो, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। हर जगह प्लास्टिक मिलती है, तो ये जाएगी कहाँ? पॉलिथीन कहाँ जाएगी? इन्वायरमेंट में ही जाएगी अल्टीमेटली, है ना? करप्शन है मैडम, ये करप्शन करप्शन करप्शन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैडम करप्शन भी मैडम 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 ये डिमांड जी। सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। जब मैं जा रहा हूँ सब्जी खरीदने के लिए, 10 रुपए की सब्जी खरीदूंगा, उसके अगर उसने पन्नी नहीं दी ना तो मैं उसको 4 बात सुना दूंगा। हाँ, अच्छा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना पॉल्यूशन को रोकने में इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब हमें आदत नहीं है ना कि जगह जहाँ पे हम अगर सामान लेने जा रहे हैं तो कोई थैला लेके जाए। मुझे याद है, मैं छोटी थी ना, तो एक्चुअली मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ। तो गांव में हमारे यहाँ थैली नहीं मिलती थी। मैं मेरठ से हूँ, मेरठ के पास मेरा एक गांव है। तो पहले क्या होता था, जो कपड़े के थैले होते थे ना, बैग्स, वो मिलते थे, उससे हम सब्जी लेने जाते थे। गांव में पहले पॉलिथीन होती नहीं थी, बट अब मैं क्या देखती हूँ कि गांव में भी अगर सब्जी वाला आ रहा है तो पॉलिथीन लेकर के आ रहा है। और वो क्यों लेकर के आ रहा है? क्योंकि कोई भी अब बैग लेके नहीं जा रहा है। अगर बैग लेके जाए तो फिर पॉलिथीन उसको लाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि उसको तो खरीद के लानी पड़ती है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, है ना? तो ये भी वन ऑफ द मैम मेन रीजन है जी। ये ना हमारा भी डिफॉल्ट है और गवर्नमेंट का भी डिफॉल्ट है। हिमाचल के अंदर आज भी कोई भी सब्जी वाला आपको पॉलिथीन नहीं देगा, कागज के पेपर में देगा, और अब किसी के हाथ में पॉलिथीन मिलते भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वहाँ पे आज भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता, सब गवर्नमेंट ट्रीटमेंट ही मिलता है। तो ये अपना ही फॉल्ट है सर। मैम एक्चुअल में ना ये चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, जो पॉलिथीन बना रही है, अगर उनको ही क्लोज कर दिया जाए तो वो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चलो, ये और वाला जो है ये तो एक बहुत मेजर लेवल पे है कि उनको बंद कर दिया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सप्लाई का सोर्स ही बंद कर दो, तो फिर आगे है ना? आगे उसको कोई यूज ही नहीं करेगा। आगे उसको कोई यूज ही नहीं करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल लेवल पे ना हम भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैडम एक चीज आपने अभी जी। कहा, आपने कहा कि आप घर में हाँ थैले होते थे। मैडम वो जी। घर में थैले सिले जाते थे, हाँ, सिले जाते थे है ना? वो बिल्कुल। घर में मैंने भी देखे हैं, वो घर में थैले हाँ सिले हाँ जाते हाँ थे। और हाँ जब हाँ सब्जी हाँ। लेने जाते तो उन थैलों में वो सब्जी भरी जाती थी। फिर है बायोडाइवर्सिटी लॉस। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन चैलेंज, है ना? बायोडाइवर्सिटी दिन पे दिन जो है वो लॉस होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? कि उसके पीछे भी ये सारे कारण हैं। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर जो है हमारी बिल्कुल खराब होती जा रही है। बीच में थोड़ा एक न्यूज आई थी कि हाँ अब थोड़ा रिपेयर होनी शुरू हो गई, लेकिन वो फिर से उसी हालत में पहुंच गई है, क्योंकि जब गैसेस इतनी ज्यादा, इतनी कॉन्सेंट्रेशन में गैसेस निकल रही है, सीएफसी हो गई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गए, तो ये सब क्या करते हैं? अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन भी इसी वजह से हो रहा। बाढ़ आ रही है ना? बाढ़ भी क्यों आ रही है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है। ग्लेशियर्स में क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, तो उससे बाढ़ आ रही है। तो इस वजह से लैंड जो है हमारी डिग्रेड हो रही है। डिफोरेस्टेशन सबसे ज्यादा हुआ है ना? जंगलों को काटा गया। और अभी तो ये न्यूज थी कि अरावली पर्वत का भी इन्होंने टेंडर दे दिया था गवर्नमेंट ने। तो पहाड़ों को काटा जा रहा है, तो इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। अब आते हैं हम अपने रीजंस पर। चलो, ये वाले रीजन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, क्योंकि ये थोड़े क्रिटिकल थिंकिंग वाले रीजन है। अब मैं आपको देती हूँ एक छोटा सा काम, दे दूं? यस जी मैडम। मैडम। आपको ना एक केस स्टडी करके लेके आनी है। केस का नाम मैं आपको बताती हूँ। रुको एक मिनट। केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी जस्ट बताती हूँ। पढ़ के आना। अच्छा केस है, मतलब मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। जस्ट
और उसको ना उसके सारे एस्पेक्ट आप पढ़ के आना और उसको अगले वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा ये टॉपिक यही हो जाएगा। केस का नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केस। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केस, BUSTARD, बस्टर्ड केस। ये इसका निक नेम है। एक्चुअल नेम आप गूगल पर डालोगे ना तो आपको मिल जाएगा। इसके सारे पॉइंट्स आप जो है नेक्स्ट वाली क्लास में आप लोग डिस्कस करना, ठीक है? मैम ये वाला केस आप जो है व्हाट्सएप पे पिंग कर देंगे, थोड़ा मैं हाँ, अभी नोट डाउन नहीं कर पाऊंगा। मैडम ये पीपीटी आप थोड़ा शेयर कर देंगे? हाँ, मैं शेयर कर दूंगी, या फिर ऐसा है मैं नेक्स्ट वाले उसमें शेयर कर दूंगी, क्योंकि इसमें जो अभी थोड़ा आगे का है ना उसको क्लियर कवर करके फिर मैं पूरी पीपीटी एक साथ शेयर कर दूं। या तो आप बोलो तो मैं पीपीटी ही शेयर कर दूं ना, क्योंकि पूरे नोट से तो पीपीटी भी अच्छी है। आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसमें मेन पॉइंट से फटाफट पढ़ के आपका काम चल जाएगा। मैडम आप दोनों ही शेयर कर दें, वो ज्यादा अच्छा है। चलो मैं दोनों शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम पीपीटी पहले कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप बताते हो ना तो वहाँ पे जो हमारे कोड रहते हैं, जो हमारी क्लियरिटी अच्छे से हम लोग नोट डाउन कर लेंगे और एग्जाम में यही यूज होगा हमारे लिए। ठीक है, मैं पीपीटी पहले शेयर कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा देखो ऐसा है ना, अभी 28 तक तो मैं कुछ भी शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। 28 के बाद मैं थोड़ा सा फ्री होंगी तो मैं सारी चीजें आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है? 2-3 दिन और रुक जाइए बस आप, फिर मैं कर दूंगी। ओके मैम ये रिजल्ट वगैरह कुछ आया है कि कब तक डिक्लेयर हो रहा है अपना? आई थिंक मार्च में ही होगा, होली के बाद सबके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, होली के बाद ही होगा। कोई आप क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पढ़ने में फोकस नहीं बनेगा मैडम। अरे कोई नहीं, तो फिर सुन लीजिए ना, जब तक रिजल्ट नहीं आता सुन के भी देखो। एनवायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, सुन के भी काम चल जाएगा जी। नहीं सब्जेक्ट तो सारे इंटरेस्टेड है, इस बार मजा आ रहा है सुनने में पढ़ने में भी। थोड़ा सा कि वो एक लगता है ना कि अब तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो अब तो पढ़ना ही पढ़ना, चलो शुरू करो। हाँ। मैडम आप कोई बुक रिकमेंड करेंगी सब पे? एनवायरमेंटल लॉ पे? हाँ बिल्कुल रिकमेंड करूंगी मैं एनवायरमेंटल लॉ पे बुक। एनवायरमेंटल लॉ पे एक बड़ी अच्छी सी किताब है, एक मिनट, वो शायद आपकी लाइब्रेरी में मिलेगी या नहीं, एक मिनट मैं आपको देख के बताती हूँ। 2-3 बुक्स मैं आपको बता देती हूँ। और आप वैसे एक बात बताओ, कॉलेज जाते हो? आपसे तो ना आपको परचेस करने की कोई जरूरत है नहीं। जी मैडम, है ना? क्योंकि देखो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, मैं इसलिए मना कर रही हूँ परचेस तो नहीं करने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपका कोई प्रोसीजर तो ये है नहीं जी, है ना। एक जायसवाल की बुक आती है इन्वायरमेंटल लॉ पे, PS जायसवाल। गुरदीप सिंह की तो चलो आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा भारी भरकम हो जाएगी, PS जायसवाल की आप ले लेना इन्वायरमेंटल लॉ, वो आपके सिलेबस से थोड़ा मैच करती है। ठीक है मैडम, क्योंकि ये पेपर आपका यहीं खत्म हो जाएगा, इसकी रियल लाइफ में कोई एप्लीकेबिलिटी है नहीं जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए ठीक है फिर, ओके देन बाय, गुड।